नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विदेशी आक्रमण। इससे पहले मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, टोटल जितना लूसेंट में दिया गया है यहाँ से पीछे का सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पिछली वीडियो देखो। ये टोटल हमारे लूसेंट इसी आधार से कंप्लीट होने वाली है। बहुत जल्द आपका प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं भारत के यवन राज्य और भारत पर विदेशी आक्रमण। क्लियर है? तो भारत पर जो विदेशी आक्रमण कराए गए हैं उनका क्रम याद रखना। सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। इनका चारों का क्रम है। आप USPK के नाम से याद रख सकते हो कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्या क्रम था। तो कहना USPK, पहले यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इसी तरह से आपने जब मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो GKTSL और उसके बाद मुगल पढ़ेंगे। ये होते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और उनके बाद आते हैं मुगल। क्लियर है? इन्हें बोला जाता था दिल्ली सल्तनत और ये आपके मुगल जो दिल्ली सल्तनत के अलग आते थे। अगर प्राचीन भारत में पूछा जाए विदेशी का आक्रमण तो याद रखना USPK। अगर मध्यकालीन भारत में पूछा जाए तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल। अगर आधुनिक भारत में पूछा जाए तो ये याद रखना आपका PADDFS। क्लियर है? तो ये आधुनिक भारत में है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस और सबसे लास्ट में स्वीडन। तो ये मध्यकालीन भारत के हैं, ये आपके आधुनिक भारत के हैं और ये प्राचीन भारत के हैं। USPK प्राचीन भारत के, GKTSL मध्यकालीन भारत के और PADDFS आधुनिक भारत के विदेशी हैं जो भारत पर आक्रमण करने या व्यापार करने के माध्यम से आए थे। क्लियर है? तो ये जो चीज़ बताइए आप याद रखना। उससे अलग की जो चीज़ है, आपने जब यूनानी पढ़े होंगे तो आपने एक शब्द और पढ़ा होगा कि यूनानियों को क्या बोला जाता था। तो इनका नाम याद रखना। इंडो ग्रीक किसे बोला गया है? तो जो हिंद यूनानी थे उनका दूसरा नाम क्या है? तो ये याद रखना, इंडो ग्रीक। उसके बाद जो शक थे इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम याद रखना, सिथियन। शक्कों को क्या बोला गया है? सिथियन नाम से जाना जाता था। उसके बाद पहलव को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, पार्थ नाम से पहलव को जाना जाता था। कुषाणों को किस नाम से जाना जाता था? तो कुषाणों को इनका नाम याद रखना, सीजर और केसर नाम से जाना जाता था। सीजर और केसर नाम से किसे जाना जाता था? कुषाणों को, जो इनकी उपाधि भी थी। उसके बाद पहलव को पार्थव नाम से, शक्कों को सिथियन नाम से और हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक के नाम से। ये आप नाम याद रखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो वो यूनानियों की जगह इंडो ग्रीक लिख देंगे और हमें ऐसा लगेगा पता नहीं इंडो ग्रीक तो हमने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा है। या शक्कों के स्थान पर सिथियन या पहलव के स्थान पर पार्थव या आपका कुषाण जो चीन से आए थे उन्हें क्या बोला जाता है? सीजर या केसर। ये इनकी उपाधि भी है। जब कुषाण पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अब जो दी गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले कौन आए थे हमारे यहाँ? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद शक, पहलव और कुषाण। इन चारों में सबसे शक्तिशाली कौन है? कुषाण है। क्लियर है? और शासक आएगा तो कनिष्क। अब देख लेते हैं जो चीजें दी गई हैं। देखो ये तो क्लियर है जो दिया गया भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, ये आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें जो चीजें दी गई हैं। देखो, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण मतलब ना टूटे अक्षुण्ण बनाए रखा। अब देखो, एंटियोकस द्वितीय, ये पहला ये दूसरा, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। क्लियर है? अब देखो जो चीज आपको याद रखनी, सेल्यूकस के बाद जो आया था आपका एंटियोकस प्रथम, इसने उसी तरह से अपना साम्राज्य बनाए रखा जैसा सेल्यूकस का बना हुआ था। लेकिन जब आता एंटियोकस
द्वितीय। तो इसके समय कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। सेम इसी तरह से जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है और हमारे बहुत राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, तो इसी तरह से एंटियोकस प्रथम के बाद जब द्वितीय आता है तो इसके समय कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। क्लियर है। अब देखो उससे अलग की बातें जो आपको याद रखनी है, ये आपने इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं सेल्यूकस के बारे में। किसका सेनापति था ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का जो वास्तविक नाम है उसका सभी को पता है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर तृतीय। तृतीय जरूर याद रखना, क्योंकि जब ऑप्शन में आया है तो अलेक्जेंडर पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से क्वेश्चन थे। तो अलेक्जेंडर तृतीय सिकंदर का वास्तविक नाम है। और सिकंदर का सेनापति था स्थलीय सेनापति सेल्यूकस था। क्लियर है। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह होता है किसके साथ? चंद्रगुप्त। ये याद रखना किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस व्यक्ति को भेजता है? मेगस्थनीज। ठीक है, जो किसका भेजा हुआ व्यक्ति था? सेल्यूकस। मेगस्थनीज की सबसे प्रमुख पुस्तक है, नाम आपको पता ही होगा, इंडिका है, जो कितने भागों में है? 7 भागों में। और इसी में बोला गया है कि भारतीय जो साम्राज्य था वो कितने हिस्सों में बटा था? तो बताना। 7 साम्राज्य बटा था। कहाँ लिखा? इंडिका। किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज। किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस। सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको देखो जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये जो मेगस्थनीज है इसने एक और कथन है जो बोला है। इसका कथन आता है कि भारतीय पढ़ने की कला को नहीं जानते। भारतीय पढ़ने की कला को नहीं जानते, ये किसका कथन है? तो कहना मेगस्थनीज। इसी सेल्यूकस के बाद के उत्तराधिकारी हैं जो हमने बोले हैं एंटियोकस प्रथम और एंटियोकस द्वितीय। इतना उम्मीद करता हूं आपके समझ में बात आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट, इसके समय एंटियोकस द्वितीय के समय चीजें क्या होने लगी है? स्वतंत्र होने लगी है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या दिया है, आगे लिखा है बैक्ट्रिया। ये कहां पर है वर्तमान में? तो बताना। अफगानिस्तान और कजाकिस्तान वाला जो क्षेत्र होता है उसे बैक्ट्रिया बोला गया है। अब देखो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडेटस प्रथम ने किया था। उसके बाद बैक्ट्रिया पर डियोडेटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन किया। नाम क्या है? डियोडेटस द्वितीय, यूथिडेमस, उसके बाद डेमेट्रियस, मिनांडर, उसके बाद यूक्रेटाइडस, उसके बाद एंट्री आल्किडस तथा हरमिक्स। ये राजा थे जिन्होंने शासन किया है। नाम याद नहीं रखने, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बैक्ट्रिया विद्रोह वो याद रखना। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक किसने किया था? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, डेमेट्रियस द्वारा किया गया था। तो भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? डेमेट्रियस द्वारा किया गया। आगे देखो नेक्स्ट, इसने 190 ईसा पूर्व भारत में पहला आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। किस व्यक्ति के बाद हुई? तो याद रखना डेमेट्रियस द्वारा अधिकार कर लिया गया था। आगे देखो, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल का वर्तमान नाम सियालकोट है। और ये कहाँ पर है आपका? तो याद रखना सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, सियालकोट का प्राचीन नाम साकल है जो इनकी राजधानी थी। उसके बाद देखो, इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। तो जो हिंदू यूनानी है इन्हें बोला गया, बैक्ट्रिया यूनानी बोला गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, भारत पर पहला आक्रमण याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो, हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे अधिक, हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो शासक था मिनांडर था। क्लियर? कार्यकाल दे रखा है, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट,
इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में थी। तो ये याद रखना इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी सियालकोट थी, जिसे पहले क्या बोलते थे, साकल, सियालकोट, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी थी। राजधानी भी यही है और शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पनो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो दी गई है, ये अभी इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तब इसके बारे में, मीनांडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसे किसके द्वारा हराया था और इसकी जानकारी कहाँ से मिली है और इस व्यक्ति को किसने बोध की शिक्षा दी है और इस बोध की शिक्षा की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मिलिंद पनो से मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो आगे जो दिया गया है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं द्वारा चलाए गए थे। अब देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आगे भी देखो इसमें दे रखा है किन किन राजाओं द्वारा चलाए गए। देखो आगे लिखा है, भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही कौन सा सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो कहना हिंदू यूनानियों द्वारा चलाया गया है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इस सिक्कों के प्रमाण, जो हिंदू यूनानियों द्वारा सिक्के चलाए गए, इस सिक्कों के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो कहना गुजरात में भरूच से और यूपी में मथुरा से मिलते हैं। क्लियर है। तो इसी आधार पर माना गया है कि भारत में सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया गया था, किनके द्वारा चलाया गया, हिंदू यूनानियों द्वारा। इसके प्रमाण मिले हैं, चीजें मिली हैं, क्या नाम मिले हैं, गुजरात में मिले हैं भरूच से और उत्तर प्रदेश में मथुरा से इनके प्रमाण मिले हैं। जबकि जब पूछा जाएगा शुद्ध सोनों के सिक्के, तो शुद्ध सोने के सिक्के कौन आ जाएंगे, तो ये याद रखना, कुषाण आएंगे। तो जब शुद्ध सोने के सिक्के आएंगे तब कुषाण आएंगे। अगर पहले ही सोने के सिक्के हैं तो याद रखना हिंद यूनानी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और जब पूछा जाएगा सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक किसके द्वारा चलाए गए थे, गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। क्लियर है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा, पहले सोने के सिक्के, ठीक है, तो हिंद यूनानियों द्वारा। आप लगाना, प्रैक्टिस सेट में देखना, इनके ये आंसर मिलेंगे इसी तरह से। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या बोलते थे, हेलियोनिस्टिक आर्ट कहा गया। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। जब पढ़ेंगे कुषाण तब आएगी गांधार कला। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है यूनानियों के बारे में। आगे जो दिया गया, देखो, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए इस पर्दे को क्या बोला जाता है, यवनिका बोला जाता है। यवनिका पर्दे का पर्यायवाची भी होता है, आप याद रखना। अब यहाँ तक जो हमने यूनानियों के बारे में पढ़ा है उसे आप सही से पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूनानी शासक, सिक्कों के बारे में और पहले आक्रमणकर्ता, और इन्हें बोला क्या जाता है, इंडो ग्रीक बोला जाता है। अब ये यू थे, उसके बाद क्या आएंगे, यू एस, एस से क्या आएंगे, शक, जिन्हें किस नाम से जाना गया है, सिथियन। क्लियर है। शक कौन से दर्रे से आए थे, भारत, तो शक जो भारत आए थे बोलन दर्रे से आए थे। उसके बाद जो आपको याद रखना है, क्षत्रप की उपाधि कौन राजा लेते थे, तो शक राजा लेते थे। और क्षत्रप के अलावा जो उपाधि है इनकी, तो याद रखना, उपाधि का नाम याद रखना, एक तो क्षत्रप है, दूसरी त्रतार है। क्षत्रप और त्रतार की उपाधि कौन लेते थे, शक। सिथियन किसे बोला, शक्कों को। कौन से दर्रे से आए थे, बोलन से। अब पढ़ने वाले हैं शक्कों के बारे में। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो चीज दी गई है,
यूनानियों के बाद शक आए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, यूएस शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी, अर्थात यहीं पर इनकी राजधानी थी उस समय के भारत में। अब देखो नेक्स्ट, पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शकों की कितनी शाखाएं थी? कहना 5। अगर पूछा जाए सबसे शक्तिशाली शाखा कौन सी थी तो कहना चौथी शाखा जो पश्चिम भारत में थी। क्लियर है? उसके बाद देखते नेक्स्ट आगे। प्रथम शक राजा जो हुआ, तो प्रथम शक राजा का नाम मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, सही है, जो कि चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक किसकी खोज में आए थे? तो कहना चारागाह की खोज में आए थे। किस दर्रे से आए थे? तो कहना बोलन दर्रे से आए थे। क्लियर है? छत्रप और त्रातार इनकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, स्टार लगा लेना। 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, जो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, ने शकों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, अर्थात भारत से बाहर निकाल दिया शकों को, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्लियर है? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो पहले थे तो कहना कौन थे? उज्जैन के राजा थे। कब धारण की थी? तो कहना 58 ईसा पूर्व। किस खुशी में या किस कारण? तो कहना शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना, क्योंकि ये उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि है जो हिंदू शासक धारण करते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत नाम याद रखना, विक्रम संवत। कब? 58 ईसा पूर्व नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कितनी मानी गई है? 14 मानी गई है, या 14 तक पहुंच गई है। आगे देखो जो दिया गया है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हो। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कहना उज्जैन के राजा द्वारा। और अगर पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था? तो कहना गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो कहना 14 व्यक्तियों द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। और अगर पूछा जाए अंतिम विक्रमादित्य कौन है? तो कहना हेमू को भारत में अंतिम विक्रमादित्य माना गया है। क्लियर है? ये कहीं का राजा नहीं था, लेकिन इससे एक और जो क्वेश्चन बनता है ये आता है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू व्यक्ति। मैंने राजा नहीं लिखा क्योंकि ये राजा कहीं का नहीं था, व्यक्ति है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन है? तो कहना हेमू। अगर आए अंतिम विक्रमादित्य कौन है? तो वो भी आपका हेमू है। अगर बात कर लेते हैं कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम राजा कौन था, तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम राजा था पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम राजा है पृथ्वीराज चौहान। अगर व्यक्ति आएगा तो हेमू है। इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, क्लियर हो जाएंगे। तो ये विक्रमादित्य के बारे में चीजें क्लियर है, याद रखना। बाकी आपको सभी को पता, हेमू और अकबर के मध्य जो युद्ध होता है नवंबर 1556 में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। विक्रमादित्य से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। देखो, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो चौथी शाखा थी सबसे लंबे समय तक रही थी, क्योंकि पश्चिम भारत में थी। उसके बाद जो आगे दिया गया है, देखो, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए गए।
क्लियर है यहाँ तक? ये गुजरात में थे, चौथी शाखा थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है। देखो, शक्कों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन, ये इतना कार्यकाल है याद रखना। अब देखो, जो कि गुजरात के बड़े भूभाग पर था, तो रुद्रदामन का जो क्षेत्र था वो क्या था आपका, याद रखना, गुजरात था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसने रुद्रदामन कठियावाड़, यहीं के गांधी रहने वाले, गुजरात में था कठियावाड़ का प्रायद्वीप, ये लिखा हुआ। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्य द्वारा निर्मित थी, का जीर्णोद्धार किया था। अब ये सुदर्शन झील है, इसके बारे में क्या लिखा है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार द्वारा उद्धार किया गया है, जबकि ये सुदर्शन झील बनी किसके समय थी, मौर्य द्वारा बनाई गई थी। अब सुदर्शन झील के बारे में अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील किसके द्वारा बनाई गई थी, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील किसने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद इसका पुनः निर्माण कराया गया किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। तो सुदर्शन झील में 2 राजा आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपने गुप्तों में पढ़ा होगा, स्कंदगुप्त इसका फिर से निर्माण कराता है। और अब जो हमने पढ़ा है तो वो चौथा कौन सा आपका, रुद्रदामन। तो इसमें टोटल कितने राजा आ गए सुदर्शन झील के निर्माण में, आप नाम याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है, अशोक और स्कंदगुप्त और रुद्रदामन द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है, इसे द्वारा से सही किया जाता है। तो जो सुदर्शन झील में कितने राजाओं का योगदान है, तो सुदर्शन झील में 4 राजाओं का योगदान रहा। ये सेम इस तरह से है जब हम पढ़ते हैं कुतुब मीनार, कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। उसका किसके शासनकाल में बिजली गिरी थी, तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद लोधी भी योगदान देते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से कुतुब मीनार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपका सुदर्शन झील से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस राजा का योगदान था या किस राजा का योगदान नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, लव करता था संस्कृत से, ठीक है। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि संस्कृत में किसका अभिलेख है, तो कहना रुद्रदामन का है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो गुजरात के गिरनार से, जो सबसे लंबा अभिलेख है, सही है। और ये जो आपका रुद्रदामन है संस्कृत प्रेमी भी था। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ तक भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया था। अब देखो नेक्स्ट आगे जो लिखा है, इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में। तो ये याद रखना कि जो आपका जो रुद्रदामन था, इसके पहले जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में है, जबकि जब पूछा जाएगा आपका गिरनार अभिलेख तो कहना संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन को सही से समझना, जो कि सबसे लंबा अभिलेख है। ये सेम बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन बना जैसे अशोक के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कि अशोक के जो शिलालेख आपके अफगानिस्तान से मिले हैं वो अरमाइक और ग्रीक में थे, भाषा थी। जो पाकिस्तान से मिले हैं वो खरोष्टी, और जो भारत से थे वो ब्राह्मी। सेम इसी तरह से है रुद्रदामन के बारे में, कि पहले जो अभिलेख थे प्राकृत भाषा में है, और जो आपका गिरनार है ये आपका संस्कृत भाषा में, और इसे संस्कृत प्रेमी भी बोला जाता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि रुद्रदामन ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो कहना गुजरात के, क्योंकि ये पश्चिम शाखा में है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दी गई है, आगे देख लेते हैं। प्राकृत भाषा में थे, उसके बाद जो इसमें दिया गया है, देखो देखो आगे ये, भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप और एक और उपाधि लेते थे। अभी बताया था मैं, तिरातार। दोनों उपाधि एग्जाम में पूछी गई हैं और कई बार पूछी गई। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ तक क्या क्या कंप्लीट हो गया हमारा, यूनान हो गए, शक हो गए, अब पी और के कुषाण बचे। तो यहाँ तक देख लेते। अब आ गए हमारे पार्थियाई या पहला। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इनके बारे में जो दिया गया है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अभी देखो इसमें क्या दे रखा, पश्चिम उत्तर भारत में
शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोग का अधिपत्य हुआ। पश्चिम उत्तर में देखो, सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था इसी के शासनकाल में, ये याद रखना। सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। क्लियर है? अब देखो, ये पूछा जाता है सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था, तो कहना गोंडोफर्निस के बारे में। इससे पहले भारत में ईसाई धर्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता, बस ये पूछा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताओ, तो कहना सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आए थे, तो कहना पार्थिया या पहलब थे, और राजा का नाम आए तो गोंडोफर्निस थे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अलग अगर पूछा जाए कब आए था ये, तो कहना पहली शताब्दी में आया था। ईसाई धर्म का प्रचार पहली शताब्दी में हुआ था, और तभी हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं सेंट थॉमस। वंश याद रखना। अब उसके बाद जो देखा, देखो पार्थियाई लोग मूलतः ईरान के रहने वाले थे। हमारे एग्जाम में पूछा गया कि पार्थियाई कहाँ के रहने वाले थे, तो कहना ईरान के। इसके बारे में याद रखना सेंट थॉमस के बारे में कि जब प्रचार करने आया था तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था, तो कहना तमिलनाडु आया था। तो ईसाई धर्म का सबसे पहला प्रचार हमारे किस राज्य में हुआ था, तो याद रखना तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, जो वंश दिया हुआ है पहला वंश, अगर कभी ये पूछा जाए कि पहला वंश का संस्थापक कौन था, तो पहला वंश का जो संस्थापक था उसका नाम याद रखना मिथियोडेटस। पहला वंश का संस्थापक व्यक्ति का नाम याद रखना मिथियोडेटस। उसके बाद अगर पूछा जाए जो पहलब थे इनकी राजधानी क्या थी, तो याद रखना इनकी राजधानी सिंधु और आपका झेलम नदी के संगम पर एक स्थान आता है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। नाम क्या है आपका, पता होगा आपको कुछ को, तक्षशिला। क्लियर है? याद रखना तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के संगम पर है, जो कि आपकी पहलब की क्या थी, राजधानी थी। तक्षशिला के बारे में सभी जानते हैं, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में आती है। क्लियर है? तो ये पार्थियाई सब थे जो हमारे क्वेश्चन पहला वो से बनते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे कितने कंप्लीट हो गए, यू एस और पीक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो शक्ति थी विदेशी में वो कुषाण थे, उनके बारे में ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इससे पहले अपने यहाँ देख लेते हैं। कुषाण जो आएंगे भारत में शुद्ध सिक्के चलाएंगे आपके, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो केसर है, वो केसर नाम से इन्हें जाना जाता है। पढ़ेंगे इसका प्रतापी राजा कनिष्क। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।